हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीकेजी आईएसपीसीएस क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी सीरीज जो है इसका फर्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। वी विल अपलोड ऑल द वीडियोस। ठीक है, पूरी लक्ष्मीकांत को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो है ये, एंड द फर्स्ट वीडियो इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और वी कैन से द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें तो जो ब्रिटिश थे 16 शताब्दी में स्टेटस के रूप में आए थे। ठीक है, तो उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया था, और जो क्वीन थी उन्होंने एक चार्टर ग्रांट किया था। उस चार्टर के अंतर्गत क्या कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। ठीक है, मतलब केवल ट्रेड कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां जाके और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चार्टर किसने ग्रांट किया था? ये ग्रांट किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो ब्रिटेन की महारानी थी उस दौरान। ठीक है, तो एक बैटल हुआ था 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे उन्होंने विजय हासिल की। विजय हासिल करने के बाद उन्हें एक तरह से इंडिया में पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए। ठीक है, पॉलिटिकल मास्टर्स बनने के बाद एक बैटल और हुआ, दैट वाज इन 1764, दैट वाज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो उस वहाँ पर क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में विजय हासिल वहाँ पर भी कर ली, वहाँ भी जीत के बैटल ऑफ बक्सर। तो उन्होंने दीवानी राइट्स प्राप्त कर लिए। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में किस एरिया में किए थे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो 1765 करेक्ट कर लेना, 1765 में दीवानी राइट्स मिलके 1464 का बैटल भी जीत लिया, बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाला। ठीक है, तो इस तरह से चलता है 1858 और आफ्टर 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन जो था उसने डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि गवर्नेंस हम रूल करेंगे। ठीक है, टू गवर्न इंडिया। तो ब्रिटिश क्राउन टुक द डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न इंडिया। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन ने कब तक रूल किया था इंडिया पर? तो जब तक आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है, तो 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का रूल रहा था। एंड नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबको पता है 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और जनवरी 26, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू बीइंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना के अस्तित्व में भी आ गया, लागू भी हो गया 1950 के लिए। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें बहुत सारे फीचर्स जो है हमने ब्रिटिश चीज़ों से लिए हैं, सब ब्रिटिश एक्ट से लिए गए हैं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स हैं। सो हाउ ए वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है मोस्टली ब्रिटिश सिस्टम से ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, एंड द फर्स्ट एक्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नर ऑफ बंगाल। उस दौर 1773 से पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, यह केवल गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, एक तो ये चेंज आ गया, और 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज मेड सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या था कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल था, बॉम्बे, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी सेपरेट थी, इंडिपेंडेंट थी, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स थी, रूल बना सकती थी और किसी भी चीज़ को रेगुलेट कर सकती थी, वो इम्प्लीमेंट भी कर सकती थी रूल के लिए, लॉ के लिए। ठीक है, तो 1773 में जब एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उसने गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, तो बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट कर दिया बंगाल प्रेसिडेंसी ने। ठीक है,
तो केवल जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बंगाल के पास चली गई। अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, उन्हें रूल बनाने की शक्ति नहीं रही। ठीक है, सो ये वी विल सी 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो पहले इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, बट उसके बाद सबॉर्डिनेट हो गई, अधीष्ट हो गई। ठीक है, तो उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं रही बॉम्बे के पास और मद्रास के पास। जो लेजिस्लेटिव पावर्स चली गई अपनी बंगाल के पास। सो नेक्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसी में एक प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया एट कैलकाटा, और 4 जज थे इसमें, 1 चीफ जस्टिस, एंड द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस वो एलिजा एम्पे एंड 3 अदर जजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये फैक्ट पूछे भी जाते हैं CHL CGL एंड डिफरेंट एग्जाम्स, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, this act prohibited the servants of company from engaging in any private trade or accepting presents of bribes from the natives। इसका मतलब हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे, उन्हें रिश्वत लेने से या एक तरह से उपहार लेने से, लोकल लोगों से रिश्वत नहीं ले सकते, उपहार नहीं ले सकते, या अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ये सब प्रोहिबिट कर दिया, बैन कर दिया दिस एक्ट ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, This act strengthened the control of British government over the company by recruiting the court of directors। एक नई बॉडी को इन्होंने बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या थी, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी थी। इस बॉडी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रिपोर्ट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ 1773। एंड नेक्स्ट एक्ट इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, 1781 का जो एक्ट क्यों आया था? ठीक है, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए 1781 में 1781 में एक एक्ट पास किए गए, जो हम सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर मेंशन भी किया, इट्स एम वाज टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिस एक्ट एग्जम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल एंड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ओन ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो गवर्नर जनरल है, काउंसिल है उसकी, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं कुछ भी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी एक्टिविटीज या उनके वर्क में इंटरफियर नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस एक्ट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है अगर जो रेवेन्यू मैटर से कोई भी मैटर रेवेन्यू मैटर से संबंधित है, ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के एरिया में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिपेंडेंस। इसका मतलब हुआ कि कैलकाटा के जितने भी इनहेबिटेंट्स थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर कोई भी मैटर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में क्लैश होता है, ठीक है, तो मुस्लिम्स विल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ एंड हिंदूज विल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी, दिस एक्ट लेट डाउन द अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है अगर प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे उस दौरान, तो उनसे अगर उन्होंने कोई वर्डिक्ट दिया, अवार्ड दिया, ठीक है, तो उसकी अपील आप कहाँ फाइल कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, आपको गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। एंड नेक्स्ट, दिस एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। तो गवर्नर जनरल जो था और उसकी काउंसिल प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए, काउंसिल्स के लिए रूल बना सकती थी, इम्प्लीमेंट कर सकती थी, और कोई भी चीज़ को रेगुलेट कर सकती थी बाय अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शंस को इन्होंने सेपरेट कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, ये कौन कौन करेगा ये भी बता दिया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 में एक बॉडी बनाई गई थी, वो रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को रिपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजती थी। अब वो बॉडी क्या करेगी, कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेगी इंडिया में, ठीक है। यहाँ से 1784 से उसका काम चेंज कर दिया गया, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 1784 में एक नई बॉडी बनाई गई है, ठीक है। एंड इट एस्टैब्लिश द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज वी कैन सी हियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज this act empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil, military और revenues of British possessions in India। मतलब जितनी ब्रिटिश टेरिटरी है उससे संबंधित सिविल मैटर्स हो, मिलिट्री हो, रिवेन्यू हो, ठीक है, इन तीनों मैटर्स पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुपरवाइज एंड डायरेक्ट करने का हक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया, ठीक है। जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी थी इंडिया के अंदर वो ब्रिटिश पजेशंस कही जाने लगी, ठीक है, 1784 के एक्ट के बाद। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट was given the supreme control over companies affairs and its administration in India, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कंपनी के अफेयर्स और कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन से संबंधित, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्ट इज एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। तो 1786 का एक्ट क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उसके बाद अपॉइंट कौन किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उन्होंने दो डिमांड रखी थी, उन दो डिमांड्स के लिए 1786 के एक्ट में एक्सेप्ट किया गया। फर्स्ट डिमांड क्या थी उनकी, ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड डिसीजंस ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केसेस। मतलब 4 मेंबर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसके डिसीजन को ओवरराइड करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी जाए, ये डिमांड थी, उन्होंने इस एक्ट में एक्सेप्ट कर ली गई, ठीक है। एंड नेक्स्ट डिमांड वाज ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ, ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी कंसिडर्ड एज द कमांडर इन चीफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। तो चार्टर एक्ट आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। So first point of Charter Act of 1793, this act extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his councils, ठीक है। जो 1786 में ओवरराइडिंग पावर्स दी गई थी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए, ठीक है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। पहले केवल क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए थी वो पावर, कॉर्नवालिस के लिए। अब क्या कहा, जितने भी फ्यूचर गवर्नर्स होंगे उनके लिए, सभी के लिए शक्ति दी जाएंगी, और सभी जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे और मद्रास, उनके लिए भी ये पावर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एक्ट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो इस 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसने ज़्यादा पावर्स दे दी गवर्नर जनरल के लिए ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एक्ट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मतलब ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया के अंदर कंपनी की, वो अगले 20 साल तक और बढ़ा दी गई, 1813 तक, 1813 तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड, ठीक है। तो इसमें मेंशन कर दिए कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर नहीं होगा अगर वो अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। इसका मतलब हुआ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं और उसके स्टाफ है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आया था पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इंडिया में, और उसका जितना स्टाफ था वो इंडियन रेवेन्यूज से, इंडियन जो पैसा है उससे उनकी सैलरी पे की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट
एक्ट इज एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। दिस एक्ट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। मतलब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मोनोपोली नहीं रहा ट्रेड इंडिया में, ठीक है। वो सभी मर्चेंट्स कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। हाउएवर इट कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन विद चाइना, ठीक है। तो ट्रेड इन टी जो था और ट्रेड विद चाइना केवल कंपनी का अधिकार था, इसमें चाइना से ट्रेड करने के लिए और टी में ट्रेड करने के लिए और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। ये रिजर्व था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। और चीज़ों में ये इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, मतलब और चीज़ों में ब्रिटिश मर्चेंट ट्रेड कर सकते हैं, बट टी में और ट्रेड में चाइना नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। I have already discussed, so the point is mentioned twice. And fourth one is this act provided for the spread of Western education among inhabitants of British territories in India, ठीक है। तो 1813 का एक्ट क्या था कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक, मतलब इसमें पॉइंट है कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वन इज इट अथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन्स, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन्स फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस, ठीक है। तो इस 1813 के चार्टर एक्ट ने क्या प्रोविजन ला दी कि लोकल गवर्नमेंट्स होती थी इंडिया में, वो लोकल पर्सन्स पे, गांव के लोगों पर टैक्स इम्पोज कर सकती हैं, और अगर नहीं देते हैं वो लोग टैक्स तो पनिश भी कर सकती हैं फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1773 में क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड 1833 में 1833 में बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 1833 के चार्टर एक्ट का। एंड नेक्स्ट वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल मिलिट्री पावर्स, Lord William Bentinck was the first Governor General of India. And next point is this act deprived the Governor of Bombay and Madras of the legislative powers, and the Governor General of India was given the exclusive legislative powers for the entire British India, ठीक है। तो पूरी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया के लिए दे दी गई, जो विलियम बेंटिक को बनाया गया, ठीक है। एंड third point is it ended the activities of East India Company as commercial body which became a purely administrative, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट ने ये मेंशन करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी कॉमर्शियल बॉडी, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया और कॉमर्शियल बॉडी नहीं रही, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर selection of civil servants and stated that Indians should not be debarred from holding any place office employment under the company. However, this provision was negated after the opposition from the court of directors. 1833 का चार्टर एक्ट कहता है कि जो सिविल सर्वेंट्स थे और उनकी जो ICS की परीक्षा थी उसमें इंडियंस कैन ट्राई एंड कैन बिकम अ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले मैनेज कर रहा था कि कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए मैनेज कर रहा था 1773 से, उन्होंने उस बॉडी ने अपोज किया कि इंडियंस को नहीं दिया जाना चाहिए, तो उसके बाद वो ये प्रोविजन वहीं पर रोक दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज अ रेगुलेशंस। 1833 से पहले जो एक्ट थे उनके अंतर्गत जो कानून बने थे उन्हें रेगुलेशंस कहते थे। Why the laws made under this act were called as acts, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसके अंतर्गत जितने भी कानून बने हैं उन्हें हम एक्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड द फर्स्ट पॉइंट इज
This act separated for the first time the legislative and executive functions of the Governor General's Council, and it provided for the addition of 6 new members called as legislative councillors to the council। ठीक है, तो 1853 का चार्टर एक्ट था, उसने नए 6 मेंबर्स को ऐड किया गवर्नर जनरल्स काउंसिल में। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। 1833 में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे निगेट किया और एक तरह से बोल सकते हैं अपोज किया, तो वहीं पर ख़त्म बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। 1853 में ये प्रोविज़न दोबारा लाया गया कि ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज was thus thrown open to Indians also, and accordingly Macaulay Committee, the Committee on Indian Civil Service, was appointed in 1854। ठीक है, तो मकौले कमेटी जो 1854 में अपॉइंट की गई थी वो भी 1853 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में मेंशन है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई द पर्टिकुलर पीरियड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज this act introduced local representation in Indian Legislative Council of the 6 new legislative members of Governor General's Council, and 4 members were appointed by local provincial governments of Madras, Bombay, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, 6 मेंबर्स बढ़ाए गए थे, तो 4 तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होंगे, एक मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल एंड आगरा। एंड नेक्स्ट वी विल सी, and we are ending this video here। Subscribe to the YouTube channel BKG IPCS classes, and thanks for watching। Please do subscribe, and next video we will upload as soon as possible। Thank you for watching। Subscribe to the YouTube channel BKG IPCS classes। Thank you।